तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरियल एक्सपेंशन पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन है क्यूबिकल एक्सपेंशन। थर्डली थर्मल एक्सपेंशन तीन तरीके के हम लोग पढ़ रहे थे। पहला लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा एरिया एक्सपेंशन, तीसरा क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। चलो, या वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। मान लो अपने पास एक क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है। मान लो अपने पास एक क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक है। ओके, क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक। ये ब्लॉक जो है टेम्परेचर T1 पे, ठीक है, एट T1। इस ब्लॉक की जो क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक, बातें बंद करो सभी लोग। अब ये जो क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक है, इसका जो लेंथ है L1, विड्थ है मान लो L2, और जो हाइट है मान लो L3 है। ओके, अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो बताओ, एक क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक है, मतलब मेटल का ब्लॉक है, ठीक है। आपने, और ये टेम्परेचर T1 पे था। एक अपन ने क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक लिया जो टेम्परेचर, क्लोज करो डोर, जो किस पे है, टेम्परेचर T1 पे। ओके, अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे, गर्म करके बढ़ाओगे ना। ओके, टेम्परेचर कैसे बढ़ाते सर, इसके नीचे है ना बर्नर वगैरह कुछ तो लगाया है ना, फिर आपने गैस पे रख दिया, वो गर्म हो गया। ओके, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, मान लो टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया। अब मैंने बोला था ना, थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक ए फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। तो जिस रेशियो में सारे साइड्स हैं, एक्सपेंशन के बाद भी वही रेशियो रहेगा क्या? बिल्कुल सर। L1 अपॉन में L2 की वैल्यू जो अभी आ रही है, बाद में भी L1 डैश और L2 डैश की वैल्यू भी वही आएगी। समझ आ रहा है? ओके, मान आपने टेम्परेचर बढ़ाया, और ये जो सॉलिड ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, वो टेम्परेचर T2 पे। ओके, एट टेम्परेचर T2, और जो T2 की वैल्यू है वो T1 से ज्यादा है। T2 इज ग्रेटर देन T1। इसकी जो सारी साइड्स है एक्सपेंड होके L1 डैश, ये साइड कितनी होगी, L1 डैश, ये साइड हो गई L2 डैश, और ये साइड L3 डैश। आई होप, है ना? यस सर। ओके, चलो, ये कुछ ऐसा दिखेगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया T2 पे, तो जो वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ, वो रिलेशन मैं एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, ठीक। आप लोगों को पता था इनिशियल वॉल्यूम, मान लो हमने बोला इनिशियल वॉल्यूम भी आई, फाइनल वॉल्यूम है Vf, ठीक है। आ जाओ, ये क्या है, वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन, वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन। ये क्या है, वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन। ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। तो आप लोगों को पता है इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, L1 इंटू L2 इंटू L3। क्यूब का जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम लिखते थे, यही तो लिखते थे, LBH, याद आ रहा है, L1 इंटू L2 इंटू L3। फाइनल वॉल्यूम जो लिखो, क्या लिखोगे सर, L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश, ये लिखो, सॉरी प्लस नहीं, इंटू, ये लिखो क्या, फाइनल वॉल्यूम। ओके, अब तुमको पता है, मान लो ये जो एक्सिस है एक्स, ठीक है, मान लो ये ओरिजिन है, ये वाली एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है, मान लो
ये वाला जो कॉर्नर है ओरिजिन पे था, ऐसा समझो, ऐसे या तो इसको समझो, ये भी कहाँ पे ओरिजिन, ये एक्सिस एक्स बोल दिया, इसको हमने वाई बोल दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया, जेड। ठीक है, चलो या इसको वाई बोल दे रहे हैं और इसको जेड बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये वही ओरिजिन एक्स जेड और वाई। तो आप लोग ध्यान से बताओ, एक्स डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन होगा उसका लीनियर एक्सपेंशन मैंने क्या बोल दिया, अल्फा एक्स। ठीक है, या अल्फा वाई। ओके, अल्फा वाई कैसा, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इन वाई डायरेक्शन। अल्फा जेड क्या है, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इन जेड डायरेक्शन। अगर मैं L1 डैश की वैल्यू लिखूं तो फाइनल जो वॉल्यूम आएगा सर, नया जो लेंथ आया है ना, इंक्रीज हो गया फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा 1। अगर मान लो मैंने एक्स डायरेक्शन जो कोएफिशिएंट है अल्फा 1 बोल दिया, डेल्टा टेम्परेचर करा इसका, इनटू L2 डैश क्या लिखूंगा, L2 इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा 2 इनटू डेल्टा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाओ, फाइनल लेंथ क्या होता था, इनिशियल लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो लेंथ कितना बढ़ेगा सर, इनिशियल लेंथ इनटू विड्थ कितना बढ़ेगा सर, इनिशियल विड्थ इनटू विड्थ के अलाउंग जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो इनटू इनिशियल हाइट इनटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा। समझ में आई बात? अब इन दोनों को, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, L1 इंटू L2 इंटू L3 L3। समझ में आई बात? हाँ, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। यह क्या, सुनना ही बात, V फाइनल, ये क्या दिख रहा है, V इनिशियल। यहां देखो, ये V इनिशियल है, तो V फाइनल बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, V इनिशियल ब्रैकेट में सर फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये बराबर लिख सकता हूं क्या, अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। अब सभी लोग ध्यान से बताइए, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल किसको बोलते थे, हाँ भाई शाहिद तुम बताओ, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या हो, क्या से, क्या है, ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम हो, उसको हम क्या बोलते थे, आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो बताओ फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, अगर सर सभी डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, जैसे मान लो ये तो वर्ड शेप का दिख रहा है क्या, यही तो है। ओके हमारा ये समझा ना, देखो ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसका लेंथ है L1, विड्थ है L2 और हाइट है L3। समझ आई बात? ओके, अब मान लो आपने इसको गर्म किया, इसको गर्म करेंगे तो ये जलने लगे, ठीक है, ये एक्सपेंड नहीं होगा। एक्सपेंड होने के लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए सर, मेटालिक है ना, कंडक्टिव मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे सर ये एक्सपेंड नहीं होगा, ये जल जाएगा, राख बन जाएगा, ठीक है। तो सर मान लो एक्सपेंड हुआ, पहले छोटा सा था, आपने एक्सपेंड कर दिया इसको गर्म करके, तो नया जो लेंथ आएगा L1 डैश L2 डैश L3 डैश, तो नया जो वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मान लो ये आइसोट्रोपिक मटेरियल है, मतलब सभी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम सेम, तो सर अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 तीनों ही क्या होंगे, बराबर। फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। और मान लो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है अल्फा, मान लो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई अल्फा, समझ में आया, ये तीनों ही बराबर होंगे और कोई एक वैल्यू तो होगी, मान लो अल्फा होगा, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए जो फाइनल वॉल्यूम लिखोगे क्या लिखोगे, सर ये इनिशियल वॉल्यूम है,
इनिशियल वॉल्यूम। अगर ये तीनों बराबर हो गए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, आया ना, ऐसे लिख सकता हूं क्या। सर ये तीनों टर्म तो बराबर हो गए। अब सिंस आपको पता है अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, ये अल्फा डेल्टा टी जो है वो अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट निकालोगे वो 1 से क्या आएगा, छोटा। सिंस अल्फा डेल्टा टी इज लेस देन 1, तो याद करो वॉल्यूम बायोनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था, 1 प्लस एक्स की पावर में n लिखा है, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते थे, इफ x इज लेस देन 1, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते थे, 1 प्लस n इंटू एक्स। समझ में आया भाई, देखो इसको ऐसे लिख सकते थे ना, 1 प्लस n इंटू एक्स, कब, इफ x इज लेस देन 1। ये बात मैंने पढ़ाई थी आपको बायनोमियल एक्सपेंशन बेसिक मैथ में, याद आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे भी तो मैं लिख सकता हूं फाइनल वॉल्यूम बराबर इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। समझ, अभी जो 3 अल्फा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। ओके, अगर मैं बताऊं यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम आया वो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। फॉर ए आइसोट्रोपिक मटेरियल गामा की वैल्यू क्या होगी, 3 अल्फा, ठीक है। गामा यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखो। तो फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, मैं लिखूं यहाँ पे फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो क्या आएगा, 3 अल्फा, जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो क्या आएगा, 3 अल्फा। फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल जो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ठीक है। क्योंकि सर एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 ये तीनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो तीनों को अलग से ऐड करके मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ पे, गामा बराबर 3 अल्फा कैसे आ गया। ओके, अब देखो अगर मैं सिमिलरली सिंपल पढ़ाऊं, सिंपल तरीके से, सर अपने पास एक सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक था, ठीक है, आप और टेम्परेचर T1 पे था, आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया T2 कर दिया, ठीक है, तो ये एक्सपेंड हो गया। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आया, जो चेंज इन वॉल्यूम आया, ध्यान देना सभी लोग, ये तो आप अलग से नोट डाउन कर ही सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ फिर से बता दूंगी, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इनिशियल वॉल्यूम, और जो चेंज इन वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चेंज इन टेम्परेचर के। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनलिटी घटाओगे तो कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा। ओके, ये आया चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब चेंज इन वॉल्यूम सिंस तुमको पता है भाई, सिंस चेंज इन वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम लगाता तो क्या लिखता, गामा इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। अब इनिशियल वॉल्यूम को इस तरफ लेके जाओ तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया, इनिशियल वॉल्यूम प्लस गामा टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा टी। इनिशियल वॉल्यूम को कॉमन निकालो तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यह है क्या। और फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल गामा क्या होगा, 3 अल्फा के बराबर, ठीक है। फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल
आइसोट्रॉपिक मटेरियल आप लोगों ने अभी भी पढ़ा, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3, तो गामा बराबर क्या लिखोगे 3 अल्फा। और फॉर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल एनिसोट्रॉपिक मटेरियल क्या लिखोगे, गामा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। सर ये एनिसोट्रॉपिक मटेरियल में आपने 3 अल्फा क्यों नहीं किया, क्योंकि एनिसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो सभी डायरेक्शन में एक्सपेंशन अलग अलग होगा, उनको अलग से ऐड करके निकालना पड़ेगा। समझ नहीं बात, नोट डाउन। फॉर सॉलिड रिलेशन बिटवीन अल्फा relation between coefficient of alpha comma beta and gamma. For solid, relation between coefficient of linear expansion, coefficient of area expansion and coefficient of volume expansion. For solid, relation between coefficient of linear expansion, coefficient of area expansion and coefficient of volume expansion. ठीक है, मान लो if material is isotropic, if material is isotropic, अगर मटेरियल आइसोट्रॉपिक है तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको पता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सॉरी एरिया एक्सपेंशन बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, गामा। ठीक है, तो इन तीनों में रिलेशन, अब तुमको पता है कि बीटा बराबर क्या होता था 2 अल्फा, ठीक है ना, ओके। अगर मान लो क्यूब है, मान लो क्यूब है फॉर एग्जांपल, इस क्यूब का जो लीनियर एक्सपेंशन दिया मान लो अल्फा दिया, ठीक है, ओके। या कोई एक मटेरियल है जिसका लीनियर एक्सपेंशन क्या दिया हुआ अल्फा और एरिया एक्सपेंशन बीटा और वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, तो गामा किसके बराबर होता था 3 अल्फा। अगर मैं अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा लिखूं तो क्या आएगा ये 1 इज टू, चलो अल्फा लिखो, सर बीटा की जगह क्या लिख दूं 2 अल्फा, गामा की जगह पे 3 अल्फा, तो अल्फा सभी जगह कॉमन है क्या, तो अल्फा इज टू बीटा बड़ा इज टू गामा क्या आ गया, हाँ 1 इज टू 2 इज टू 3, और तुमको वैसे ही पता है बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा, ओके समझ में आई बात। चलो ये अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा क्या आ गया 1 इज टू 2 इज टू 3, ये किसके लिए आया, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए। सर अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल नहीं होता तो दूसरा लिखेंगे फॉर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, फॉर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। मान लो अपन ने एनिसोट्रॉपिक मटेरियल लिया, ठीक है, मान लो अपन ने फॉर दूसरा फॉर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, फॉर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज एवरी डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हो, तो हर डायरेक्शन में इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो अलग अलग होगा क्या, ठीक है। तो फॉर एनिसोट्रॉपिक मटेरियल जो अल्फा है, मान लो अल्फा एक्स क्या दे दिया हमने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन, अल्फा वाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन वाई डायरेक्शन, अल्फा जेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन जेड डायरेक्शन, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन, अल्फा वाई क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन वाई डायरेक्शन, अल्फा जेड क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन जेड डायरेक्शन, ओके। चलो तो अगर यहां पे मैं लिखूं सर बीटा क्या आएगा, अल्फा तो मान लेते हैं सर अल्फा एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन एनी डायरेक्शन जाओ, तो सर कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन जो बीटा आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ
एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, क्या आएगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। ठीक है, अगर मैं निकालू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। अब क्या होता था, इन केस ऑफ आइसोट्रॉपिक मटेरियल तीनों ही बराबर होते थे, तो 3 अल्फा लिख दिया हमने। इन केस ऑफ आइसोट्रॉपिक मटेरियल दो बराबर है ना, तो 2 अल्फा लिख दिया। समझ नहीं बात, ये रिलेशन होता है अल्फा बीटा और गामा के बीच में। तो कोई पूछेगा अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा क्या था, क्या बोलोगे, 1:2:3। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो देखते हैं। एक आयरन का टुकड़ा है अपने पास, ठीक है, एक आयरन रॉड है जिसकी लंबाई कितनी दी है सर, 50 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। ये इनिशियल लंबाई है क्या, एल इनिशियल दिया होगा, ये इनिशियल लंबाई है इसकी। ओके, और इस आयरन रॉड का तुमको अल्फा भी दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और इस रॉड का टेम्परेचर आपने कहां से कहां तक चेंज किया सर, T1 बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज किया। ओके, नाउ अब आपको इसका फाइनल लेंथ सोचो ना, आपने टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो क्या एक्सपेंड होगा क्या रॉड, यस सर, रॉड एक्सपेंड होगा, और इसकी ये फाइनल लेंथ हो गई LF, यही अपने से पूछा हुआ। ठीक है, तो फाइनल लेंथ बराबर क्या लिखते थे, क्या लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है क्या ये, बिल्कुल सर। तो फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बराबर इनिशियल लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा कितना दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा टी क्या लिखोगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1। ये लिखेंगे क्या, ठीक, चलो बताओ। 50 सेंटीमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, चलो 50 सेंटीमीटर लिखो, 50 सेंटीमीटर ब्रैकेट 1 प्लस 12 इंटू 10⁻⁻6 100 माइनस 20, ये लिखेंगे क्या भाई साहब, तो 100 माइनस 20 क्या होगा 80, 80 इंटू 12 960, बताओ बताओ क्या आ गया 50 सेंटीमीटर ब्रैकेट में 1 प्लस 960 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 50 सेंटीमीटर को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर को 960 से मल्टीप्लाई करो, तो 50 सेंटीमीटर इंटू 960 इंटू 10⁻⁻6। सर ये जीरो और ये जीरो क्या 10⁻2 हो जाएंगे क्या, उसको सिंप्लीफाई करोगे पूरा तो क्या आएगा 50 सेंटीमीटर प्लस जीरो, दो जीरो में जीरो जीरो ऐसे लिखो, 5 इंटू 6 30 48,000, 48,000 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है क्योंकि आपने सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई किया है, तो जो आपका लेंथ आएगा फाइनल लेंथ, तो यहां लिख देता हूं फाइनल लेंथ बराबर जो फाइनल लेंथ हो गया 50 सेंटीमीटर प्लस 48 इंटू 10⁻⁻3 सेंटी, ये समझ में -3 कैसे लिखा सर, 48,000 को मैं 48 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ, 10⁻3 इंटू 10⁻6 क्या बचता, समझ में आया ना, या उस स्टेप को भी लिखूं मैं, लिख दीजिए सर, सर आप लिख दीजिए। तो फाइनल लेंथ क्या आया 50 सेंटीमीटर प्लस 48 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, दिस इज द फाइनल लेंथ, दिस इज द फाइनल लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मेटल रॉड है जो किसका बना हुआ है, सिल्वर का, चांदी का रॉड है, ठीक है, वो किस टेम्परेचर पे अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
उसको हमने हीट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसकी जो फाइनल अब जो लेंथ इंक्रीज आई, जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ वो 0.19 सेंटीमीटर का हुआ। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन बताओ, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द, तो पहले अपने को अल्फा निकालना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है ना। चलो अपने को दिया क्या क्या सर, एक क्यूबिकल मान लो एक रॉड है, ठीक है, एक सिल्वर रॉड है, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, लिखना बंद करिए, समझिए क्वेश्चन को, लिख तो सभी रहे हैं सर, लिखने वाले को कोई रोक पाया आज तक, लिख ही रहे सर, समझने वाले कम मिलते हैं, लिखने वाले ज्यादा मिलते हैं। ये चांदी का रॉड है, सिल्वर, ठीक है सर, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमने हीट किया है ना, गर्म किया, ठीक है, भट्टी में रख दिया फर्नेस में और एक गर्म T2 टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर तक गर्म किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब इसका जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है, लेंथ इज इंक्रीज बाय जो चेंज इन लेंथ है, सोचो गर्म करोगे तो रॉड जो है कुछ एक्सपेंड होगा, ठीक है, ये मान लो इनिशियल लेंथ था और ये पूरा क्या है फाइनल लेंथ है ना, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ मान लो ये, यही तो वो इंक्रीमेंट है, ये डेल्टा है, इनिशियल लेंथ एल आई था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा एल इंक्रीमेंट हो गया, ये डेल्टा एल अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डेल्टा एल दिया 0.19 सेंटीमीटर, ओके, और आपसे पूछ रहा है ना कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रॉड, इसमें लिख लेना जो इनिशियल लेंथ दिया वो दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ दिया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर, इसमें क्वेश्चन मेंशन नहीं है लेकिन आप लिख लेना 100 सेंटीमीटर दिया हुआ। चलो तो बताओ क्या लिखेंगे सर, डेल्टा एल बराबर इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा डेल्टा टी, अपने को अल्फा चाहिए, अल्फा क्या लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन में इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा टी, ये लिखेंगे, डेल्टा एल क्या दिया 0.19 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर, डेल्टा टी क्या लिखेंगे सर T2 माइनस T1, ओके, सिंप्लीफाई करिए 0.19 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर इनटू T2 माइनस T1, T2 कितना है 100 माइनस 0, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट होगा, ये 100 इंटू 100 है क्या, ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या लिखूंगा सर 0.19 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, हाँ है ना, डेसिमल को एक प्लेस राइट शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर में माइनस 1, 2 प्लेस राइट शिफ्ट करोगे तो 10 पावर में माइनस 2, 3 प्लेस राइट शिफ्ट करोगे तो 10 पावर में माइनस 3, अगर लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, अब 100 इंटू 100 क्या होगा 10 की पावर 4, सोचो 1.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर में 4, अब ये 10 की पावर में 4 ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, तो क्या लिखेंगे 1.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर में माइनस 4, सर मल्टीप्लाई कर रहे हो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देते थे, तो माइनस 1 और माइनस 4 कितना आएगा माइनस 5, अल्फा बराबर 1.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लेकिन अपने से ये नहीं पूछा है, अपने से क्या पूछा है क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो क्या होता था 3 अल्फा के बराबर, गामा बराबर 3 अल्फा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 इंटू 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, क्या आया गामा बराबर आगे सर 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन। if volume of metal increased by 0.12%
If volume of metal increased by 0.12% on increasing the temperature by 20 degrees centigrade. Find अल्फा. अल्फा क्या है? अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में दिया तो हम क्या मानते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल है. ठीक है. इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन assume the material as isotropic material. ठीक है. और जनरली हमारे सिलेबस में नहीं कुछ दिया तो आइसोट्रोपिक ही मान लेते हैं. अगर उसको एनिसोट्रोपिक बताना होगा तो मेंशन करेगा क्वेश्चन. समझ आएगा? चलो तो बताओ गामा की वैल्यू क्या है, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या है? If volume of metal increased by 0.12% on increasing the temperature, increase by 0.12% on increasing the temperature by 20 degree centigrade. 20 degree centigrade. Find the value of alpha. अल्फा बोले तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एक्सपेंशन में कोफिशिएंट बताएंगे. ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए. बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इंक्रीज बाय 0.12%. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ भाई मेटल का. मतलब आपने क्या किया था? गर्म किया था. कितना टेम्परेचर बढ़ाया था आपने? 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अपने को दिया क्या क्या ये देख लो. गिवन परसेंटेज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100 है ना. यही तो है. चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100. ये क्या दिया हुआ है? 0.12%. ये दिया है. और दूसरा क्या दिया सर? डेल्टा टी. कितना इंक्रीज किया टेम्परेचर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड. आपसे पूछा क्या है? अल्फा. अपने से पूछा क्या है? अल्फा बताओ. तो आपको पता है एक रिलेशन, चेंज इन वॉल्यूम बराबर इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा डेल्टा टी. अब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम लिख सकता हूं क्या? बराबर गामा डेल्टा टी. है ना. और एक काम करो, दोनों तरफ 100 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100 बराबर गामा इंटू डेल्टा टी क्या है? 20 इंटू 100. सर डेल्टा वी अपॉन में भी 0.12% दिया. ठीक है. या ऐसे सोचो डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100 क्या दिया? 0.12%. यही तो दिया है. तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं, छोड़ो इसको, डेल्टा वी अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 0.12 अपॉन 100. इसको 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा ना. हाँ ना. समझ आ रही बात है सर? डेल्टा वी अपॉन में, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हो सर? डेल्टा वी अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम बराबर 0.12 अपॉन में 100. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0.12 अपॉन में 100 बराबर गामा डेल्टा टी कितना दिया हुआ है? 20. तो इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा सर? ले आओ नीचे इसको. सर 0.12 को मैं 0.12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 बराबर गामा. यार सिंप्लीफाई करो. गामा बराबर क्या है? 0.12 डिवाइडेड बाई 2000. 0.12 क्या लिख सकता हूं मैं? 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2. ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सर डेसिमल को 2 प्लेस राइट शिफ्ट किया तो 10 पावर माइनस 2 आएगा. डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर में 3. 2 से 12 करते हो क्या? 6. तो गामा बराबर क्या आ गया? 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5. 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा. या ऐसे सोचो, दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो और दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती थी? सबट्रैक्ट. -2 -3 क्या आएगा? -5. ये गामा आ गया. लेकिन अपने को क्या चाहिए? अल्फा. सिंस गामा बराबर क्या होता है? 3 अल्फा. नहीं कुछ दिया तो हम क्या मानते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल है. तो अल्फा बराबर क्या आ गया? गामा अपॉन में 3. ओके. तो 6 अपॉन में 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 क्या आया? 2. अल्फा बराबर क्या आ गया? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड. ये भी क्या था? पर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड पर माइनस 1. या ओके. ये बताओ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल. अब मान लो क्रिस्टल तुमने बनाया है ना. एक क्रिस्टल बनाया.
चलो क्रिस्टल बना लेंगे, क्रिस्टल, ठीक है, एक क्रिस्टल बना, ओके ओके, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस डायरेक्शन क्या है अल्फा 1, ओके, और अदर डायरेक्शन में क्या है अल्फा 2, इस डायरेक्शन में क्या है अल्फा 2, एक डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, ओके, इन अदर टू डायरेक्शन मतलब एक्स वाई और जेड डायरेक्शन क्या अल्फा 2 और अल्फा 2 दोनों डायरेक्शन में अल्फा 2 है, एक्स डायरेक्शन मान लो अल्फा 1 है, बाकी अदर जो दो डायरेक्शन है उसमें अल्फा 2 है, तो बोला है वॉल्यूम एक्सपेंशन बताओ, अब तुमको पता है गामा बराबर क्या लिखते थे अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, या अल्फा 1 प्लस, है ना, एक्स डायरेक्शन क्या हुआ अल्फा 1, वाई डायरेक्शन में अल्फा 2, जेड डायरेक्शन में भी अल्फा 2, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या आएगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, ये समझ में आई कि नहीं आई, हाँ जाहिर, एक अपन ने क्रिस्टल बना, ठीक है, उसका एक डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है अल्फा 1, बाकी अदर दो डायरेक्शन क्या दिया हुआ अल्फा 2, अब तुमको पता है सर ये रिलेशन तो सदाबहार है, चाहे आइसोट्रॉपिक हो चाहे एनिसोट्रॉपिक, ये रिलेशन इसी से तो आता है अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, चलो नोट डाउन करो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, देखो सिटीज में बड़े बड़े क्लॉक टावर बने होते, ठीक है, उसमें जो घड़ी लगी होती है उसमें कौन सी लगी पेंडुलम क्लॉक लगी होती है, ठीक है, ओके, तो क्या होता है अब जो पेंडुलम का जो पेंडुलम क्लॉक है वो किसका बना होता है सर मेटल का बना होता है, ठीक है, उसमें जो बॉब लटक रहा है वो मेटल रॉड से अटैच होता है, और तुमको पता है गर्मियों में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी जब बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ने का मतलब क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रॉड की लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अगर ठंड आ गई तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रॉड की लंबाई कम होगी, वो श्रिंक होगा, ओके, तो जब टेम्परेचर, अब सोचो जब पेंडुलम की जो लंबाई है वो कम हो गई तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ा, या पेंडुलम की जो लंबाई वो बढ़ गई तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखने चल रहे हैं, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, अब पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है वो आपको अभी निकालना सिखा नहीं क्योंकि आपने ऑसिलेशन पढ़ा ही नहीं, ऑसिलेशन में पढ़ा लेकिन मैं आपको बता देता, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, ऐसा सोचो एक रॉड होता है जो मेटल का बना होता है, ठीक है, ऐसा सोचो एक रॉड होता है जो मेटल का बना होता है, ओके, और उसके बिल्कुल बॉटम से एक मास अटैच होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉब, जिसको हम क्या बोलते हैं बॉब, अब ये जो पेंडुलम का रॉड है उसकी लंबाई मान लो क्या है एल, ये रॉड किसका बना हुआ है मेटल का बना हुआ है, ठीक है, अब ये ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो ऐसे घूमता रहता है ना पेंडुलम का जो रॉड है, ऐसे ऐसे, है ना, तो जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आता है वो आता है पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, टी क्या है टाइम पीरियड और एल क्या है लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्लॉक, ठीक है, ऐसे पेंडुलम क्लॉक में जो रॉड है उसका लेंथ, ठीक है, रॉड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, ये याद रखना टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अब वो पेंडुलम क्या करता है ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो जब उसके कुछ 60 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाते हैं जो भी है, ठीक है, तो हम बोलते हैं 1 मिनट हुआ, ठीक है, अब सोचो अगर टेम्परेचर बढ़ा समर और विंटर में टाइम पीरियड अलग अलग होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब गर्मी में क्या होता है सर टेम्परेचर राइज होता है क्या, टेम्परेचर राइज होगा तो रॉड की लंबाई बढ़ेगी, अब जब रॉड की लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगी हम देखने चलते, मान लो इनिशियल लेंथ था, है ना, इनिशियल लेंथ एल, इनिशियल लेंथ हमने क्या मान लिया, तो जो इनिशियल टाइम पीरियड आए वो क्या आएगा
2 पाई अंडर रूट इनिशियल लेंथ अपॉन में जी। ये मान लो पहला इक्वेशन। ये मान लो जो पेंडुलम क्लॉक था कितने टेम्परेचर था एट T1, एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 जो पेंडुलम क्लॉक का रॉड है उसकी लंबाई है L और टाइम पीरियड क्या है 2 पाई अंडर रूट L/G। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर बढ़ा के आपने क्या कर दिया T2, एट टेम्परेचर T2 अब जो फाइनल लंबाई है मान लो क्या हो गई वो L डैश। अब जो फाइनल, अब जो नया टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट L की जगह क्या लिखोगे L डैश बाई G। ये मान लो दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों के टाइम पीरियड में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो सर फाइनल टाइम पीरियड हुआ क्या, अब सोचो टेम्परेचर आपने बढ़ाया T1 से कितना कर दिया T2, टेम्परेचर से T1 से T2 कर दिया, तो जो फाइनल लंबाई है L डैश वो क्या आएगी, इनिशियल लंबाई ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है T2 माइनस T1 है ना, डेल्टा टी क्या है T2 माइनस T1। ये इनिशियल लंबाई थी, ये फाइनल लंबाई थी। तो जो पेंडुलम क्लॉक है उसमें जो रॉड है, वो जो रॉड जिस मेटल का बना हुआ है इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमने बोल दिया अल्फा, ये है। और मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, फाइनल जो टाइम पीरियड है वो क्या आएगा, फाइनल टाइम पीरियड, जो फाइनल टाइम पीरियड आएगा वो आएगा सर 2 पाई अंडर रूट L ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई जी, है ना, ठीक है ओके। ये अपना दूसरा इक्वेशन बनके तैयार है। ये दूसरा इक्वेशन है ना, मॉडिफाइड सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन ही है, बस उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन बना दिया। अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करो। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, फाइनल टाइम पीरियड अपॉन में इनिशियल टाइम पीरियड बराबर, फाइनल टाइम पीरियड क्या है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, अंडर रूट L बाई जी से अंडर रूट L बाई जी क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो फाइनल टाइम पीरियड अपॉन में इनिशियल टाइम पीरियड क्या आया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और वो भी स्क्वायर रूट में। सिंस अल्फा डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, 1 से छोटा, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ टी फाइनल अपॉन में टी इनिशियल बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर में 1/2। अब तुमको पता है अल्फा 10 टू द पावर -5 ऑर्डर का होता है, तो अल्फा डेल्टा टी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 1 से बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। तो बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस हाफ, यहाँ पे लिखूंगा फाइनल टेम्परेचर फाइनल टाइम पीरियड अपॉन में इनिशियल टाइम पीरियड बराबर 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी। अब 1 को तुम उस तरफ लेके जाओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइनल टाइम पीरियड अपॉन में इनिशियल टाइम पीरियड -1 बराबर हाफ अल्फा डेल्टा टी। बात समझ आ रही है? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम पीरियड बराबर क्या है हाफ अल्फा डेल्टा टी। ये क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड है क्या, डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर मत बोल देना यहाँ पे, ठीक है, ये टाइम पीरियड है वहां पे लिख दिया मैंने अलग से, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना भाई साहब, ठीक है। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो डेल्टा टी अपॉन में इनिशियल टाइम पीरियड बराबर हाफ अल्फा डेल्टा टी। सर डेल्टा टी से डेल्टा टी ये टाइम पीरियड है, ये टेम्परेचर, ठीक है, ओके ओके, ये टाइम पीरियड है और ये टेम्परेचर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। डेल्टा टी अपॉन में इनिशियल टाइम पीरियड, ये क्या है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, डेल्टा टी अपॉन में इनिशियल टाइम टी था, है ना, क्या हाफ अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं इसको थीटा रिप्रेजेंट कर दूं तो डेल्टा थीटा भी लिख सकते थे यहाँ पे, कोई बात नहीं, चलो। ये क्या है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, क्या ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल
change in time period, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। समझ में आई बात? ओके, तो एक पेंडुलम क्लॉक है, अब सर उसके टाइम पीरियड में गेन हुआ या लॉस हुआ, अब ये हम देखने चले, ठीक है, कि सर गेन हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस होगा या गेन होगा ये इस बात पे निर्भर करता है सर विंटर में है या समर में क्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका फोटो खींच फिर आगे बढ़ते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई साहब, ये क्या है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, क्या चेंज इन टेम्परेचर, कंफ्यूज हो जाओगे क्या? हाँ सर, ये देखो कंफ्यूज हो जाओगे तुम भाई। ये मान लो टेम्परेचर थीटा 1 पे था, मान लो टेम्परेचर थीटा 2 पे था, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं डेल्टा थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना सर, ये है टाइम पीरियड, ये चेंजिंग टेम्परेचर। ओके, चलो इधर ध्यान सभी लोग। समर में क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, क्या टेम्परेचर राइज होगा तो लेंथ भी इंक्रीज होगा क्या पेंडुलम का? यस सर, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो एक्सपेंड होगा, लेंथ राइज होगा, सॉरी लेंथ इंक्रीज होगा। अब लेंथ इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या? क्यों सर? क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेंथ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना है पेंडुलम क्लॉक के, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाय g। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में लेंथ, अगर लेंथ इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। यहां से क्लियरली दिख रहा है सर, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय, उसको हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, वो बढ़ेगा सर। सोचो पहले एक चक्कर लगाने में आपको मान लो 2 सेकंड लग रहा था, या एक चक्कर लगाने में 1 सेकंड लग रहा था, अब एक चक्कर कंप्लीट करने में 1.5 सेकंड लग रहा है, तो क्या घड़ी स्लो हो गई क्या? क्या घड़ी स्लो हो गई क्या? सोचो पेंडुलम क्लॉक का, यहां पे समझ लो आप लोग, यहां पे समझा देगा, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक सर एक पूरा चक्कर लगाने में, एक बार इधर गया होगा, फिर ये वापस मीन पे आएगा, फिर ये एक्सट्रीम पे गया होगा, फिर ये वापस इधर आएगा, ठीक है। समझ आई बात? देखो फिर से इधर जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर इस तरफ आएगा, ठीक है। ओके, एक पूरा चक्कर लगाने पहले मान लो 1 सेकंड लग रहा था, अब लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, अब तुमको लग रहा है 1.2 सेकंड या 1.5 सेकंड, तो क्या घड़ी स्लो हो गई क्या? तो क्या लॉस इन टाइम हुआ क्या? अब लॉस इन टाइम क्या है, डेल्टा टी अपॉन में टी, यही तो है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम। लॉस या गेन इन जो टाइम हुआ उसको तुम क्या लिखोगे, डेल्टा टी, ये फ्रैक्शनल चेंज है। ओके, तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया तो घड़ी है ना, क्लॉक विल बिकम स्लो, क्लॉक विल बिकम स्लो। अब बताओ यहाँ पे विंटर में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लेंथ भी, है ना। देखो ठंडियों में तुम सिकुड़ जाते हो बिल्कुल, ओके, घर में बिल्कुल फैल फैल के रहते हो, ठीक है, बनियान में घूम रहे हो घर पे जाने के बाद, वैसे ही इधर भी है सर। मेटल ठंडियों में, गर्मी में बिल्कुल फैला फैला है, ठंडियों में बिल्कुल सिकुड़ गया सर, ठीक है। ओके, तो लेंथ डिक्रीज हुआ, जब लेंथ डिक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। अब टाइम पीरियड तुमको क्या पता है, टाइम पीरियड सर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, किसी भी एक्टिविटी को करने में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन या एक बार वो टास्क कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, जैसे मान लो क्लास को आते हो डेली, तुम 24 आवर्स के बाद क्लासरूम में रहते हो, ठीक है। अब कोई बच्चा है वो एक दिन आता है 3 दिन नहीं आता है, उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है ना, स्लो है ना, ठीक है। अब कोई बच्चा से कोचिंग से बाहर निकले, फिर आधे घंटे बाद कोचिंग का चक्कर लगा रहा है, कोचिंग वही है, कहीं चला तो नहीं गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। सोचो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में तुमको कम समय लग रहा है,
कम समय लग रहा है तो घड़ी क्या हो गई, फास्ट। तो गेन इन टाइम हुआ क्या, ठीक है। तुमको पता है सर टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में एल। अगर लेंथ डिक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा क्या, मतलब क्लॉक विल बिकम फास्ट। क्लॉक विल बिकम फास्ट, ठीक है। तो जो स्लो हुआ था लॉस इन टाइम, अब जैसे स्लो हुआ ना, कितना लॉस हुआ टाइम में, क्लॉक स्लो हो गया, तो लॉस इन टाइम डेल्टा टी। तो जो लॉस इन टाइम लिखोगे आप लोग डेल्टा टी, वो क्या लिखोगे सर, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू इनिशियल टाइम पीरियड। इनिशियल टाइम पीरियड अगर सेकेंड्स में निकालना है, सोचो एक दिन बोले तो 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 86,400 सेकंड। तो बोलेगा कितना लॉस हुआ टाइम में, कितने सेकंड का लॉस हुआ, तो सर बोलो इनिशियल टाइम पहले कितना था, क्या बोलोगे, इनिशियल टाइम 8400 सेकंड्स। अगर सेकंड में बात हो रही तो, अगर आवर्स में पूछता तो 24 आवर्स, अगर मिनट्स में पूछता तो हाँ 1440 मिनट, ठीक है 1440 मिनट। यहाँ बताओ यहाँ पे क्या हो, गेन इन टाइम है ना, घड़ी फास्ट हो गई, टाइम में गेन हो गया सर, ठीक है। तो गेन इन टाइम हुआ सर, गेन इन टाइम भी कितना हुआ, डेल्टा टी ही हुआ है ना। तो क्या लिखोगे, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू इनिशियल टाइम, पहले कितना था जब कोई इंक्रीमेंट या कोई चेंज नहीं हुआ था। अब बताओ इनिशियल टाइम इन सेकेंड्स, सर जब कोई इंक्रीमेंट या कोई डिक्रीमेंट इन लेंथ नहीं हुआ था तो इनिशियल टाइम कितना था सर, 86,400 सेकेंड। तो कोई पूछेगा ना कि सर 24 आवर्स में कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ, यह इनिशियल टाइम, समझ नहीं बात। तो सिंपल पेंडुलम जो क्लॉक है, उसका जो पेंडुलम का रॉड है वो मेटल का बना होता है। अब सोचो समय में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ा तो सर घड़ी स्लो हो गई। यहाँ का विंटर में टेम्परेचर डाउन तो लेंथ भी डिक्रीमेंट करेगा, लेंथ कम हुआ तो टाइम पीरियड कम हुआ, टाइम पीरियड कम हुआ तो मतलब घड़ी फास्ट हो गई, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कल करेंगे आज के लिए।